आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और जादुई उपकरण के बारे में बात करेंगे और वह है ट्रांसफॉर्मर। हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने से लेकर मोबाइल चार्जर तक ये डिवाइस हर जगह मौजूद है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति स्टैटिक डिवाइस है। इसमें मोटर की तरह कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। यह क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले स्थानांतरित करता है। ये वोल्टेज को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मर पावर को नहीं बदलता। अगर इनपुट में पावर 1000 वॉट है तो आउटपुट में भी खानियों को छोड़कर 1000 वॉट ही होगी। ये केवल वोल्टेज और करंट के अनुपात को बदलता है। कार्य सिद्धांत: ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। कल्पना कीजिए, एक लोहे की कोर पर दो अलग अलग कॉइल लिपटी हुई हैं। जब हम पहली कॉइल प्राइमरी में सी सप्लाई देते हैं तो उसके चारों तरफ एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है। चूंकि दूसरी कॉइल सेकेंडरी भी उसी कोर पर लिपटी है तो यह फ्लक्स उस दूसरी कॉइल को काटता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर को बदलता हुआ फ्लक्स काटता है तो उसमें ही ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पर काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में फ्लक्स स्थिर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर को डीसी देंगे तो फ्लक्स नहीं कटेगा और वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण वह जल जाएगी। खंड 2: संरचना और निर्माण कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के अंदर क्या होता है, इसे एक एक करके खोलते हैं। 1. कोर का काम है चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता देना। ये ठोस लोहे का टुकड़ा नहीं होता। ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों लैमिनेशंस को मिलाकर बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील क्यों? ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। लेमिनेशन क्यों? पत्तियों की मोटाई 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर होती है और हर पत्ती पर वार्निश की परत होती है। ये भंवर धारा हानि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। कोर का आकार अंग्रेजी के अक्षरों AIL या U जैसा होता है। 2. वाइंडिंग। कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ये सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। जिस वाइंडिंग पर सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी कहते हैं। जिस वाइंडिंग से लोड जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। यहाँ एक तकनीकी बात याद रखें, जो वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाली होती है उसमें तार पतला होता है और चक्कर टर्न्स ज़्यादा होते हैं। जो वाइंडिंग लो वोल्टेज वाली होती है उसमें तार मोटा होता है और चक्कर कम होते हैं। खंड 3: EMF समीकरण और ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। अब गणितीय भाग पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मर में पैदा होने वाला वोल्टेज कितना होगा? इसका सूत्र है, यहाँ A इक्वल्स वोल्टेज, F इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, भारत में 50 हर्ट्ज, N इक्वल्स टर्न्स की संख्या और ∅_m इक्वल्स अधिकतम फ्लक्स। ये 4.44 कहाँ से आया? यह एक चक्कर में औसत फ्लक्स 4 और फॉर्म फैक्टर 1.11 का गुना है। 4 × 1.11 इक्वल्स 4.44। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के यह अनुपात बताता है कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कितना गुना कर रहा है। ध्यान से देखिए, करंट I का अनुपात उल्टा है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा V_2 ग्रेटर देन V_1 तो करंट घटेगा I_2 लेस देन I_1। यही कारण है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट करंट कम हो जाता है। खंड 4: ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। बनावट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कोर टाइप। इसमें वाइंडिंग कोर को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। ये हाई वोल्टेज के लिए कम उपयुक्त है। इसमें वाइंडिंग को खोलना और रिपेयर करना आसान है। शेल टाइप। इसमें कोर वाइंडिंग को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 रास्ते होते हैं। ये लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसकी यांत्रिक मजबूती ज़्यादा होती है। बेरी टाइप यह विशेष प्रकार का है जिसमें कई रास्ते होते हैं। इसका इस्तेमाल कम होता है। वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। प्राइमरी में कम टर्न, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न। पावर हाउस में यही लगता है। स्टेप डाउन ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। प्राइमरी में ज़्यादा टर्न, सेकेंडरी में कम टर्न। हमारे गली मोहल्ले और मोबाइल चार्जर में यही लगता है। खंड 5: ट्रांसफॉर्मर के सहायक अंग एक्सेसरीज। एक बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर जैसे 100 क्वा या उससे ऊपर में सिर्फ कोर और वाइंडिंग नहीं होती, उसके जीवित रहने के लिए कई और अंग होते हैं। 1. ट्रांसफॉर्मर ऑयल। टैंक के अंदर एक विशेष तेल भरा होता है।
ये खनिज तेल मिनरल ऑयल होता है। इसके दो काम हैं। पहला, इंसुलेशन देना ताकि वाइंडिंग आपस में शॉर्ट न हो। दूसरा, कूलन करना, वाइंडिंग की गर्मी को सोखकर टैंक की दीवारों तक पहुंचाना। एक अच्छे तेल में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसका फ्लैश पॉइंट यानी जिस तापमान पर आग लगे वह 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। 2. कंजर्वेटर टैंक। यह मुख्य टैंक के ऊपर लगा एक छोटा ड्रम होता है। इसका काम क्या है? जब ट्रांसफॉर्मर चलता है तो तेल गर्म होकर फैलता है। फैलने के लिए उसे जगह चाहिए। अगर जगह नहीं मिलेगी तो टैंक फट जाएगा। कंजर्वेटर टैंक तेल को फैलने की जगह देता है। इसमें तेल का लेवल हमेशा आधा रखना चाहिए। 3. ब्रीदर। जैसे हम सांस लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी सांस लेता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो हवा बाहर से अंदर आती है। इस हवा में नमी हो सकती है जो तेल को खराब कर देगी। इस नमी को रोकने के लिए ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर एक कांच का जार होता है जिसमें सिलिका जेल भरा होता है। महत्वपूर्ण, नई और सूखी सिलिका जेल का रंग नीला ब्लू होता है। नमी सोखने के बाद इसका रंग हल्का गुलाबी, पिंक या सफ़ेद हो जाता है। जब ये गुलाबी हो जाए तो इसे निकालकर धूप में या भट्टी में पकाकर दोबारा नीला कर लिया जाता है। आधुनिक सिलिका जेल नारंगी रंग की भी आती है जो गीली होकर हरी हो जाती है, लेकिन परीक्षाओं में नीला गुलाबी ही पूछा जाता है। 4. बकहोल्स रिले। ये ट्रांसफॉर्मर का सुरक्षा कवच है। ये केवल उन ट्रांसफॉर्मर में लगता है जो तेल से ठंडे होते हैं, ऑयल कूल्ड। यह मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच में लगी होती है। ये गैस एक्चुएटेड रिले है। कार्यप्रणाली: अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई छोटा इंटरनल फॉल्ट होता है तो चिंगारी से तेल जलता है और गैस बनती है। ये गैस ऊपर उठकर बुकोज रिले में जमा होती है और अलार्म बजा देती है। अगर फॉल्ट बहुत बड़ा है तो ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके ट्रांसफॉर्मर को बंद कर देती है। 5. एक्सप्लोजन वेंट। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ये कुकर की सीटी जैसा है। अगर किसी कारण से बुकोज रिले काम न करे और अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो टैंक फटने की बजाय यह वेंट फट जाता है और गर्म तेल गैस बाहर निकल जाती है, जिससे बड़ा धमाका नहीं होता। खंड 6. ट्रांसफॉर्मर में हानियां लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें घर्षण हानि फ्रिक्शन लॉस 0 होती है। इसलिए इसकी दक्षता एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा 95% से 98% होती है। लेकिन फिर भी इसमें दो तरह की हानियां होती हैं। एक हानि आयन लॉस को लॉस। ये कोर के अंदर होती है। ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। चूंकि सप्लाई वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसे स्थिर हानि कांस्टेंट लॉस कहते हैं। चाहे लोड हो या ना हो, ये हानि 24 घंटे होती रहेगी। इसके दो भाग हैं। हिस्टेरिसिस हानि, बार बार चुंबक बनने और बिगड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है, सिलिकॉन स्टील से कम होती है। एडी कट हानि, कोर के अंदर जो आवारा कट घूमता है, लेमिनेशन से कम होती है। इसे ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। बी. ताम्र हानि कॉपर लॉस। ये वाइंडिंग के तार के प्रतिरोध के कारण होती है। I2R लॉस। ये कट पर निर्भर करती है, यानी यह लोड पर निर्भर करती है। अगर लोड आधा होगा तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगा क्योंकि I का वर्ग है। अगर लोड 0 है तो कॉपर लॉस भी 0 होगा। इसे ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। खंड 7. दक्षता और रेटिंग एफिशिएंसी एंड रेटिंग। एक सवाल जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवाट में क्यों नहीं होती, kVA में क्यों होती है? जवाब सुनिए। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले को यह नहीं पता कि आप इस पर क्या लोड चलाएंगे। आप हीटर रेजिस्टिव चलाएंगे या पंखा इंडक्टिव चलाएंगे। लौ हानि वोल्टेज पर निर्भर करती है, V, और ताम्र हानि कट पर A। इन दोनों हानियों का पावर फैक्टर cos से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुल रेटिंग V टाइम्स A यानी क्वा में दी जाती है। अधिकतम दक्षता की शर्त: एक ट्रांसफॉर्मर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तब देगा जब स्थिर हानि आयरन लॉस इक्वल्स अस्थिर हानि कॉपर लॉस, यानी जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए तब ट्रांसफॉर्मर अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा। खंड 8. ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अभी तक हमने जो पढ़ा वह 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था। अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। उसी वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी का काम करता है और कुछ हिस्सा सेकेंडरी का। सिद्धांत: ये स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। लाभ: इसमें तांबे की बचत होती है। वोल्टेज को सुचारू रूप से स्मूथली कम ज़्यादा किया जा सकता है। हानि: प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जुड़ी होती हैं। अगर वाइंडिंग टूट जाए तो पूरा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड आ सकता है जो खतरनाक है। उपयोग:
इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टेबलाइजर में और इंडक्शन मोटर को चलाने वाले स्टार्टर में होता है। प्रयोगशाला में इसे वैरिएक के नाम से जाना जाता है। अब हम उन विशेष ट्रांसफॉर्मरों की बात करेंगे जिन्हें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। बड़े सब स्टेशनों और पावर हाउसों में हजारों एम्पियर करंट और लाखों वोल्ट की बिजली बहती है। इसे हम साधारण एम्पियर मीटर या वोल्टमीटर से सीधे नहीं नाप सकते। वहाँ हमें CT और PT की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर यानी CT की। यह एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो मोटे तार के फेरे होते हैं जिन्हें मेन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। इसकी सेकेंडरी में बहुत सारे फेरे होते हैं जो करंट को घटाकर 1 एम्पियर या 5 एम्पियर तक ले आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम याद रखें, CT की सेकेंडरी को कभी भी लोड के बिना खुला ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सेकेंडरी खुली रह गई तो कोर में बहुत भारी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा जिससे सेकेंडरी में जानलेवा वोल्टेज बनेगा और CT जल सकता है या फट सकता है। इसलिए एमीटर हटाने से पहले सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट कर देना चाहिए। दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी PT। यह एक साधारण स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ये हाई वोल्टेज जैसे 11,000 वोल्ट्स को सुरक्षित 110 वोल्ट में बदल देता है। इसे लाइन के पैरेलल समानांतर में जोड़ा जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ फ्यूज लगाए जाते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग के कुछ और गहरे पहलुओं को समझेंगे। एक होता है बैक टू बैक टेस्ट, जिसे संपनर्स टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट तब किया जाता है जब हमें एक साथ दो समान ट्रांसफॉर्मरों की दक्षता और तापमान में वृद्धि की जांच करनी हो। इसमें बहुत कम बिजली खर्च करके हम फुल लोड की स्थिति पैदा कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि लगातार चलने पर ट्रांसफॉर्मर कितना गर्म होगा। ट्रांसफॉर्मर में होने वाले कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दोषों की बात करें तो एक होता है चुंबकीय विरूपण मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। जब ट्रांसफॉर्मर चलता है तो उसमें से एक हमिंग की आवाज़ आती है। यह आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जब कोर चुंबकित होती है तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां थोड़ी सी फैलती और सिकुड़ती हैं। अगर कोर की लेमिनेशन को ढीला कसा गया हो तो यह आवाज़ बहुत बढ़ जाती है। इसे कम करने के लिए कोर को मजबूती से क्लैंप करना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल मार्कंग को समझना भी एक इलेक्ट्रिशियन के लिए अनिवार्य है। हाई वोल्टेज साइड को हमेशा बड़े अक्षरों A, B, C या H1, H2, H3 से दर्शाया जाता है और लो वोल्टेज साइड को छोटे अक्षरों A, B, C या X1, X2, X3 से। यदि आप इन मार्किंग्स को समझने में गलती करते हैं तो फेज शिफ्ट की वजह से पैरेलल ऑपरेशन में भारी धमाका हो सकता है। अंत में वितरण ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर के बीच का बड़ा अंतर समझ लीजिए। पावर ट्रांसफॉर्मर को हमेशा फुल लोड पर चलाने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसकी अधिकतम दक्षता फुल लोड पर होती है। लेकिन वितरण ट्रांसफॉर्मर पर लोड दिन भर बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी अधिकतम दक्षता लगभग 50% लोड पर मिले। इसे ऑल डे एफिशिएंसी कहा जाता है। आउटरो। तो दोस्तों, आज की इस मैराथन क्लास में हमने परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर के हर उस पहलू को समझा जो आपकी ITI परीक्षा और सरकारी नौकरियों के टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। हमने जाना कि कैसे एक स्थिर मशीन बिजली के बड़े बड़े काम आसानी से कर देती है। उम्मीद है कि अब ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स और फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें और डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगले महत्वपूर्ण चैप्टर्स की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक कुशल इलेक्ट्रिशियन ही भविष्य का निर्माण करता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। फर्स्ट ईयर पूरा होने पर कुछ खास पंक्तियाँ। सफ़र की शुरुआत किताबों के पन्नों से निकलकर अब औजारों तक आए हैं। बिजली की बारीकियों को हम दिल में बसा कर लाए हैं। हुनर की पहचान सिर्फ तार जोड़ना ही नहीं, हमने सुरक्षा का पाठ भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर के इस सफ़र में हमारा हुनर अब धीरे धीरे आगे बढ़ा है भविष्य की ओर। अभी तो सिर्फ नींव रखी है, अभी पूरी मंजिल पाना बाकी है। बनकर एक कुशल इलेक्ट्रिशियन दुनिया को रोशन करना बाकी है। पहला साल थ्योरी और बेसिक टूल्स को समझने का था, लेकिन दूसरा साल सेकेंड ईयर आपको एक एक्सपर्ट बनाएगा। अब आप बड़ी मशीनों, AC/DC मोटर्स, ऑल्टरनेटर और पैनल वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सुझाव। रिवीजन मत छोड़ना। फर्स्ट ईयर में जो आपने ओम का नियम, अर्थिंग और ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है वो ताउम्र आपके काम आएगा। इन्हें बीच बीच में दोहराते रहें। प्रैक्टिकल पर जोर दें। अब जब भी मौका मिले मशीनों के कनेक्शन और पैनल बोर्ड्स को बारीकी से देखें। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन वही है जिसका हाथ औजारों पर साफ हो।
सुरक्षा सर्वोपरि, आपने पढ़ा ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमेशा सुरक्षा उपकरणों पे का सम्मान